नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि जो हमारे कुक्षी से हनी भैया आए हैं, तो वहाँ पर जो भी आज बातें होगी वो आपको आगे सभी देखने को मिलेगा कि हमारी जो मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं। सभी बेरोजगार युवाओं यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और साथ ही साथ में जितने भी कुक्षी विधानसभा क्षेत्र से और सभी बेरोजगार युवा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, तो सभी लोग आए हैं और एक एक करके यहाँ पर बातचीत करेंगे कि कौन यहाँ पर जो सरकारें हैं, बीजेपी सरकार, वो कौन कौन से यहाँ पर पद भरे हैं, कितने पद खाली है, सारे अपने अपने यहाँ पर युवा लोग आकर के मंच पर बात रखने वाले हैं। तो आइए आगे वीडियो में आपको सभी चीज़ देखने को मिलेगी। तो वो फिर भूल जाते हैं। तो मैं हनी भैया से ये उम्मीद रखता हूँ और हमारे दास को उम्मीद भी है कि हनी भैया हमारे लिए अच्छा करेगा। कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ऐसे ही उम्मीद पहले भी करे थे, 15 साल वाली सरकार जो अभी 2-3 बार में हमने बहुत उम्मीद करी, उनसे हमारी उम्मीद खत्म हो गई। वो ये लास्ट उम्मीद थी हमारी कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे हनी भैया। सभी ने बोला 1 लाख 1 लाख 1 लाख। मेरा सोचना ये है कि जो हमारा संविधान है उस संविधान के अंतर्गत इलेक्शन टाइम से रेगुलेशन से होता है, टाइम टू टाइम। जब हमारे छात्रों की बात आती है, परीक्षा की हो, भर्ती की हो, तो क्या उस संविधान के अंदर हमारा रूल रेगुलेशन नहीं है भर्ती का? इलेक्शन तो टाइम पे हो रहा है, तो ये विशेष कर ध्यान दें। वो जितने भी सरकार की तरफ से नोटिस आता है हम उसको मान्य करते हैं, लेकिन हमारे तरफ से भी हम निवेदन आवेदन करते हैं, उसका क्यों नहीं मान्य होता है? अब बोल रहे हैं कि तर्क वितर्क लगाओ। अरे हम तर्क वितर्क लगा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में अभी 2 बार से विधानसभा में पहुंचाई जाएगी, इस बार पूरे बहुमत के साथ तीसरी बार आपको उसी विधानसभा से पहुंचा देंगे। तो तीसरी बार में भी अगर हमारी आवाज़ नहीं उठा पाते तो हनी भैया आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे साथ खड़े रहकर हमारी लड़ाई लड़ना पड़ेगी आपको। भले ही आपकी सरकार हो, और अगर आपकी सरकार में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप इस्तीफा देकर हमारे साथ खड़े रहोगे और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और जिस तरह से हनी भैया ने बोला उस दिन कार्यक्रम में कि बलवंत तुम अच्छा काम करोगे, परिवार के लिए बड़ा काम करोगे, राज्य के लिए अच्छा काम करोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैं ही क्यों, यहाँ जितने भी छात्र बैठे हैं वो अपने परिवार का नाम रोशन करे, मोहल्ले का नाम रोशन करे, देश का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे। तो हम कहते कहना चाहते हैं, एक बार हमें वो बड़ा नाम करने के लिए अधिकार तो दो, सब नाम करेंगे। आप हमें नौकरी का मौका दोगे तो हम नौकरी में रहकर आपसे भी ज़्यादा हमारे अंदर ऊर्जा भरे हम जवान है और पूरी ताकत के साथ हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हमारे अधिकार जो संविधान में दिया गया है उसको आप लागू नहीं कर पा रहे हो, और जब आपका नेताओं का काम रहता है तो आप पूरी तरह से उसको लागू करते हैं, तो हमारे लिए क्या संविधान में कुछ है नहीं, उसको लागू करो। और दिक्कत ये है, आज मैं यहाँ मंच पे आ गया हूँ, बात रख रहा हूँ, कल सरकार बनती है और सरकार के बनने के बाद में अगर 1 लाख नहीं निकलती और फिर हम घर वालों कहते भैया नौकरी क्यों नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, तो घर वाले तो ये सीधा सीधा बोलेंगे ना, तुम्हारा तो भाई नेता के साथ देखना है, फलाना नेता ढिमका नेता, फिर नौकरी का क्यों रोले? निकालो। हमारे लिए जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं हमारे घर वालों को कि हम क्या जवाब देगा, किसी का जवाब। ये जुटने भी छात्र बैठे, किसी का भी उद्देश्य नहीं कि हम राजनीति में आए और नेता बने, किसी का भी उद्देश्य नहीं। हमको राजनीति में नहीं आना है, नेता नहीं बनना है, लेकिन जो भी हम विधानसभा से जिस नेता को पहुंचा रहे हैं बना के, वो कम से कम हमारी जो उम्मीद टूट चुकी है बीजेपी सरकार से, वो उम्मीद को जगाए सरकार के आने के बाद। और सरकार में आने के बाद ये नहीं सुनना चाहिए कि भैया हमारे पास डाटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, क्योंकि हम जब 1 लाख की भर्ती करते ना तो भैया हमारे पास डाटा नहीं। अरे डाटा आप लोगों के पास नहीं रहेगा तो बेरोजगार के पास रहेगा क्या? आप 5 साल 10 साल से आपको सरकार में बिठाए और आपके पास 1 लाख का डाटा नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? बेरोजगार को कौन देगा डाटा? बताइए, किसी भाग में जाके बोलोगे भैया हमारा कितनी सीट खाली बताओ, कौन है भैया? पहली दफा में भाग हो फिर बात करो। तो भैया आप सरकार में हो तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए हमारे देश में कितनी कौन से विभाग में कौन कौन से सीट खाली है, और वो सीट आपको वहाँ विधानसभा में रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। वो बात ही नहीं कर रहे, तो इस तरह से आप हमारी बात रखोगे कि नहीं रखोगे? हम पूरी ताकत के साथ दे रहे हैं, तीसरी बार आपको विधानसभा में कुछ से पहुंचा रहे पूरी पूर्ण बहुमत के साथ। और अगर हमारा 1 लाख भर्ती नहीं निकाल पाए तो फिर आपको हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आपको हम विधायक के तौर पे नहीं, बेरोजगार के तौर पे देखेंगे।
और जब तक 1 लाख हमारी बात सरकार से मनवा न लो, जब तक आप भोपाल में ही रुकना, विधानसभा में आना ही मत सर आपको। और अगर वहाँ कोई बात नहीं सुनते तो ये जुड़ा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और भर्ती कैसी होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, आपके हिसाब से योजना नहीं बनेगी। छात्र योजना बनाएंगे कि हमारी भर्ती कैसे होना चाहिए, किस टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, हम बताएंगे कि कितना आरक्षण किसको देना चाहिए। क्योंकि अभी वाली सरकार तो निकालती है भर्ती, लेकिन सर या बाजा के नाम से पता नहीं किसको कर। तो सरकार बनती है उस कमेटी में, ये छात्र में से कोई भी एक व्यक्ति उस कमेटी में होना जरूरी है। क्योंकि अभी तक हमारा संगठन जो छात्र है उसका लीडर वहाँ नहीं बैठता, इसके कारण हमारी वैकेंसी को कोई अता पता नहीं चलता है। तो हम पूरी ताकत के साथ बोल रहे हैं, अगर सरकार बनने के बाद अगर छात्र में से किसी को नेतृत्व करने का अगर उस कमेटी में नहीं बिठाते तो हम उसका भी विरोध करेंगे। हमारा छात्र वहाँ जाना चाहिए उस कमेटी के अंदर। जब जो होती ना भर्ती प्रक्रिया, उसमें हमारा छात्र होना चाहिए। क्योंकि इनके मन से भर्तियाँ निकालते हैं और मन से रेगुलेशन लागू करते हैं जो हमको समझ में नहीं आते, जो हमको चाहते ही हम क्या चाह रहे, छात्र क्या चाह रहे हैं वो सुनो ना। और दूसरी बात है, हम भले हमारी नौकरी नहीं लगी, कम से कम हमारा विधानसभा जो कोशिश पूरा सूखा है, घर जाए तो वहाँ खेती पे करे तो पानी नहीं है, परेशान है, खेती भी नहीं कर पा रहे, ना इधर पढ़ाई कर पा रहे ढंग से, वैकेंसी टाइम पे आ नहीं रही। तो मेरा निवेदन है कि अगर आपका इलेक्शन और सिलेक्शन टाइम पे हो सकता है तो हमारा भी इलेक्शन और सिलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। और अगली बार अगर सरकार हम बना के दे रहे हैं और अगर हमारा नौकरियों में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार हम आपका भी देख लेंगे, ध्यान रखना। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप लोगों ने साथ मेरा सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात। और एक बार और सुन लो भैया कि आप जिस तरह से उस दिन बोला कि आप बड़ा नाम करोगे, हम बड़ा नाम करना चाहते, हमने सारे लोग करना चाहते, हमें आप लोग एक बार मौका तो दीजिए। करना चाहते हैं नहीं अपने माँ बाप का नाम रोशन, अपने मोहल्ले का, जिले का, अरे हम तो मध्य प्रदेश में नाम रोशन करना चाहते हैं, पर मौका तो दीजिए। जो संविधान में हमारे लिए रेगुलेशन है, रूल्स है, उसके तहत एग्जाम हो, उसके तहत भर्ती हो। क्योंकि वो जब रूल रेगुलेशन की बात होती ना तो वो लागू नहीं होती, लेकिन आपका जब नेताओं का काम रहता है तो लागू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर हमारी बात रखते हो, सरकार बनने का काम करते हो, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका विरोध करें, ऐसा काम ना हो। हम विधायक नहीं बनना चाहते, अगर आप अच्छा काम करें तो हम क्यों आएंगे, नहीं तो अगर अच्छा काम नहीं किया तो इसी भीड़ में से जितने लोग बैठे हैं इनसे हम एक नेतृत्व पैदा करेंगे और आपके खिलाफ खड़ा करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। जय जवाहर। विगत 10 वर्षों से आप लोगों के बीच में आके आपकी समस्याओं से मुझे अवगत कराते रहे, जो आपकी बातें हैं, जो आपके काम हैं, वो भी मुझे बताते रहे। कभी किसी आंदोलन के लिए आपको कोई व्यवस्था की जरूरत हो, कभी गाड़ी की जरूरत हो, कभी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत हो, किसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था की जरूरत है, उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कभी मना नहीं किया। हर व्यवस्था जो आप लोगों ने कही मैंने उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया, ये भी साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग स्थापित होते हैं, पीथमपुर में हुए, मध्य प्रदेश की और भी बहुत सारी जगह पे उद्योग स्थापित हुए, पर अगर आप वहां की भी जानकारी निकालेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हुए। मनावर की फैक्ट्री की बात कर लीजिए आप, सीमेंट की फैक्ट्री बनी, 4 गांव का नाम लिया कि 4 गांव हम अधिकृत करेंगे। क्या कहा? नौकरी देंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, महिलाओं को सिलाई मशीन देंगे। 4 गांव का नाम लिया, 35 गांव ले लिए और आज तक वो आदिवासी समाज के लोग अपनी जमीन जायदाद बचाने के लिए और नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी आदिवासी की नौकरी वहां पे नहीं लगी। भत्यारी, अपना कुक्षी विधानसभा क्षेत्र का अगर भत्यारी से कोई लोग यहाँ पे हैं, ये जमीन ली, हजारों एकड़ जमीन ले ली, गांव वालों ने विरोध किया, यही बात की नौकरी देंगे, बिजली गांव वालों को 24 घंटे देंगे। आप ही बता दो भैया, भत्तारी से कौन नौकरी लगा? एक भी नहीं। अरे नौकरी भी नहीं लगी और उस वहां पे जो बिजली मिल रही है वो पास वाले गांव को भी नहीं दी। 1-2 गिनी चुनी नौकरी दी। क्या नौकरी दी? कि बंदूक लेके गेट पे खड़े रहो। बता रहा हूं, मेरा तलौड़ी का लगा हुआ है, ठीक से रोज बंदूक उठा के जाए,
बहुत जाता है, कहाँ जाता है आपको? बोला मैं यहाँ नौकरी करने जाता है यार। बोले करता क्या है? तो गांव वाले बिजली की मांग करने आते, बंदूक लेके खड़ा हो जाता है कि मत जाओ अंदर। और थोड़े दिन तक तो मेरे को अनपढ़ बेचारा समझ आएगी, उसकी बात में समझ में आए कि बिजली नहीं देना है तो किसी आदिवासी को बंदूक लेके खड़ा रख दो, तो वो जान पहचान रिश्तेदारी के नाम से उससे विवाद नहीं करेंगे। एक भी नौकरी भत्यारी में नहीं मिली। अब दूसरी शुरुआत हो गई है। आप यहाँ पे बैठे अपने रोजगार की बात कर रहे हो, आप अपने कमरे की बात कर रहे हो, आप हॉस्टल की बात कर रहे हो, पर वहां पे आपको जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार ने दही और कुक्षी ब्लॉक के गांवों को चयनित किया है चूना फैक्ट्रियां डालने के लिए। और बावनपेड़ी, घोड़ा टकारी में 1500 हेक्टेयर जमीन अधिकृत करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। 1500 हेक्टेयर जमीन कितनी होती है? लगभग 3000 एकड़। और अगर 3000 एकड़ वो जमीन आपकी चली गई तो चिकली से लेकर रामपुरा, रामपुरा से लेकर जोगरती, भत्यारी, आवनी, जितने भी गांव है, घोड़ा टकारी तक, दाबड़ी तक, आपकी सब जमीनें चूना फैक्ट्रियों के लिए चली जाएंगी। इसकी लड़ाई मैं एक दिन तलौड़ी से निकला, मुझे भी जानकारी भी नहीं था। तलौड़ी से मैं निकला लगभग 8 बजे के आसपास। खेड़ी के खेत में मैंने देखा कि कुछ लोग खेत में जा रहे हैं। मैंने सूट वूट वाला, बड़ी गाड़ी वाला खेत में क्यों जा रहा है? तो मुझे लगा हो सकता है कोई अधिकारी आया हो, खेत में अपना देखने आया हो। मैं रुक गया, चलो मिल के लेंगे। मैं गया खेत के अंदर, उनसे बात करी, मेरा कौन है भैया? राम राम किया। तो गुड मॉर्निंग सर। मैंने ये यहाँ का नहीं भैया, राम राम नहीं कर रहा, ये है भी बात। अपने वाला आता तो राम राम करता, ये थैंक यू सर और ये कर रहा था। मैंने गड़बड़ मामला है, पूछा भैया क्या मामला? मैंने आप क्या करने आया? बोला केंद्र की और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यहाँ चूना फैक्ट्री निकालने के लिए टेंडर निकाला है और इसमें इतनी जमीन आएगी और आज हम देखने आए, दूसरे भी देखने आएंगे। मैंने उनको बोला कि आज तो आए हो, मुझे पता चला, मैं आपको समझा रहा हूं, वापस चले जाओ। अगर ये बात फैली तो जूते चप्पलों से पूरा काम चालू कर देंगे आपके पास। पर ये बात अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समझ में नहीं आई थी, बहुत दिन बीत गया उसके बावजूद। फिर क्या हुआ? 3 महीने पहले गुजरात के कुछ लड़के मोटरसाइकिल पे आते, सरपंच से मिलते, जनपद सदस्य से मिलते, पंचों से मिलते, गांव वालों से नहीं मिलते, और उनसे कहते कि यहाँ के ठहराव प्रस्ताव उनको करके दे दो, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके दे दो। हमको पता चले गुजरात के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। पहले हमने सोचा गुजरात का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव है, गुजरात के लोग इसलिए आते होंगे कि यार यहाँ प्रचार करने आते हैं। नहीं, ये गुजरात के लोग जिस तरह से हमारा नर्मदा जी का जल कुक्षी विधानसभा में नर्मदा विराजमान है, वहां से बहती है, सरदार सरोवर का बांध गुजरात में है, पानी हमारा, बांध उनका, और पानी की सिंचाई उनको मिल रही है और डूब में हम लोग जा रहे हैं। तो इन गुजरात के लोगों को अभी गांव-गांव भेज रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी जो पलियों में बैठे, गांव में बैठे, तो लालच देके उनको समझा के, उनसे लिखा-पढ़ी करवा के हम जमीन इनकी ले। आज हमने अगर लड़ाई नहीं लड़ी, आप नौजवानों ने इसकी बात नहीं उठाई, तो ये नुकसान आपका होगा। क्यों? कि आपके माता और पिता दिन रात उस खेत में मेहनत करते हैं, हल जोतते हैं, अपने पेट काट काट के आपको पढ़ने के लिए इंदौर पैसा भेजते हैं। जब उनके पास जमीन ही नहीं रहेगी, खेती ही नहीं रहेगी, तो आपको पैसा कैसे भेजेंगे? आप कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाओगे? आप कैसे नौकरी लग पाओगे? ये सब रुकावटें चालू हो जाएंगी। और दूसरी बड़ी बात, दही उद्वन सिंचाई योजना, जिसका नाम मैंने टंटे मामा उद्वन सिंचाई योजना रखा, वो योजना मैंने बनाई कि जितने भी हमारे खेत हैं, कुक्षी ब्लॉक के, ढई ब्लॉक के, निसरपुर ब्लॉक में, उनको 12 महीने 24 घंटे पानी मिले। एक योजना 1100 करोड़, एक योजना 2200 करोड़ की। और जब ये योजना चालू हो जाएगी तो 24 घंटे 12 महीने हमारे खेत में पानी मिलेगा। और इससे भला किसका होगा?
विकास किसका होगा? हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति का, हमारे आदिवासी समाज के किसान का। हमारे नौजवान जो इंदौर में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता अपनी बेटी की शादी अच्छे से वहां कर पाएंगे, गांव में अपने लिए अच्छा पहन पाएंगे, अपने लिए अच्छा घूम पाएंगे, अपने रिश्तेदार आएंगे तो उनको अच्छा खिला पाएंगे। और इंदौर में पढ़ने वाले आप जैसे नौजवान युवा हैं जो इंदौर में कठिनाई उठा रहे हैं, महंगा कमरा, महंगी पढ़ाई, तो वो जब मजबूत होंगे, जब उनकी जेब में पैसा होगा तो आपको पैसा दे पाएंगे। अब क्या कर रहे हैं वो गुजरात के लोग, जो मैंने योजना दी, जिस तरह से हमारे कुक्षी के लोगों को डुबा दिया, गुजरात में वो पानी जो जा रहा उद्योगपतियों के लिए, वो पानी देने की तैयारी, इन जो उद्योग यहाँ पे लगेंगे उनको देने की तैयारी कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग। इससे कौन लड़ाई लड़ेगा? उनकी बात कौन उठाएगा? ये बात कैसे हम लोग मजबूती से लड़ पाएंगे? ये आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी को ये समझना होगा। हमारे भोले वाले माता पिता को जाके समझाना होगा, उनको बताना होगा कि ये नुकसान क्या हो रहा है, ये नुकसान करने वाले लोग कौन हैं। आपको मैं बताऊं कि कवड़ा में 2 दिन पहले 2 मोटरसाइकिल वालों को पकड़ा। मोटरसाइकिल पे कोई नंबर नहीं, आधार कार्ड नहीं, कोई कागज नहीं, और उनके पास जो कागज थे उस पर लिखा हुआ था कि धर्मराय, नक्सली, पिपेड़ा, पड़ियाल, कहां बैठे हैं, कहां पत्थर है। कवड़ा के हमारे पटेल साहब ने, फकरा भाई उनके लड़के ने, राहुल ने उनको पकड़ लिया, वो जानकारी नहीं, और फिर उन्होंने बताया कहां से आए हो, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। पकड़ के पुलिस के पास ले गए, और जब पुलिस से भी हमने जानकारी पूछी दूसरे दिन, उनको भी कोई जानकारी नहीं, उनको छोड़ दिया। ये लोग गुजरात के हैं, ये चुनाव के बहाने आपके घर घर तक जा रहे हैं, आपके खेत देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि कितना मुआवजा देना चाहिए इनको, कितना पैसा हम देंगे तो ये लोग छोड़ के चले जाएंगे। आप चिंता करिए इस बात की। अगर चिंता नहीं करोगे तो आज हमारा परिवार वहां पे परेशानी से गुजरेगा, हमारी जमीन जायदाद चली जाएगी, जो पानी हमारी खेती के लिए है वो चला जाएगा। इसके लिए आपको जागृत होना होगा। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे में से कुछ आदिवासी युवा जो कुक्षी विधानसभा के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता लोगों से जुड़े हुए हैं, वो नेता लोग हमारे समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अभी पैसा कोऑर्डिनेटर की नियुक्तियां हुई, मैं समझता हूं जितने भी बैठे होंगे सभी ने उसमें भरा हुआ फॉर्म, भरा नहीं भरा, सभी ने भरा। और नियुक्तियां जिनकी हुई जो परिक्रमा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, हम फीस भरे, हम पैसा भरे, और नौकरी जो आपके आसपास ढूंढते आपने उनकी लगा दी। कोई बात छुपी नहीं है। और वही लोग जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हैं, आज कुक्षी में जाके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जो नौजवान आज जैसे लोग जो इंदौर में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में गलत चीजें डाल रहे हैं। आप उनको कहिएगा, आपके स्वार्थ के लिए आज हमारे समाज का नुकसान कर रहे हैं, हमारे भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के साथ में नहीं खड़े होने वाले। इस बात का आपको विचार करना होगा, सोचना होगा सबको। रास्ते